तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि विजय मदन लाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को जो पावर्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं वे पावर्स ठीक है, वो कहीं भी से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, उनको जो शक्तियां दी गई है वो उचित है। हालांकि तरसेम लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी को कुछ जो अधिकार हैं उसमें सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी स्पेशल कोर्ट में मामला शुरू हो गया है तब फिर ईडी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे मामले जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके ध्यान में मुझे लानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट मैटर which I would like to bring your attention to explain what is the money laundering and what is the process of the money laundering। कि आखिर धन शोधन होता कैसे है, कैसे एक व्यक्ति अपने गलत या आपराधिक आय को या गलत तरीके से या आपराधिक तरीके से जो वो आय कमाया रहता है या कोई प्रॉपर्टी वो अर्न किया होता है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया होता है, किसी प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा होता है, जो प्रॉपर्टी अवैध तरीके से कमाई गई है, या वो किसी अपनी प्रॉपर्टी को छुपा रहा है, कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो ये जो है इसको वो किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत वो अपराधी माना जाता है। तो उसके 3 चरण बताए गए हैं। देयर इज 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसको कहा गया नंबर 1 इज द प्लेसमेंट, अनदर इज द लेयरिंग, द सेकंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि आपने जो अवैध तरीके से जो धन कमाया है उसको किसी सिस्टम में डालना। जैसे आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, आपने उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, है ना। ये जो तरीका जो होता है किसी अवैध कमाई को सिस्टम में लाने का, उसको अपन बोलते हैं प्लेसमेंट। दूसरा होता है साहब लेयरिंग, है ना। लेयरिंग का मतलब होता है कि आप उसके स्रोतों को छुपाते हैं कि आपने उसको कहाँ से कमाया है, आप इसको जाहिर नहीं करते। जब आप स्रोतों को छुपाते हैं तो उसको अपन कहते हैं, ये दूसरा स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको अपन कहते हैं लेयरिंग। और तीसरा होता है इंटीग्रेशन, जिसमें आप उस गलत कमाई को सही बताने की प्रक्रिया में जुटते हैं, सही बताने की कोशिश करते हैं और ऐसी प्रक्रिया, ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो जो आपकी जो ब्लैक मनी है, जो आपराधिक मनी है, जो प्रोसीड्स ऑफेंस है, आपराधिक आय है, वो अनटेंटेड निर्मल मनी के रूप में या शुद्ध धन के रूप में सामने आ सके। यानी आप धन शोधन करना चाहते हैं। These are 3 stages of money laundering. One is the placement, another is the layering and finally the integration. इन तीनों प्रक्रियाओं को ही हम धन शोधन कहते हैं और इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ईडी को बनाया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब मैंने पहले ही निवेदन किया था कि धारा 5 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 5, धारा 16, धारा 17, धारा 19 और धारा 50 के अंतर्गत ईडी को शक्तियां दी गई है। 30 offenses are scheduled under this act, and for the investigation and for the to combat such offenses, ED can take action suo moto। ये 30 अपराधों जो शेड्यूल्ड अपराध हैं, इसको 30 अपराधों को जो टेबल में जो दिखाया गया, शेड्यूल में अनुसूचित किया गया है, 30 अनुसूचित जो अपराध हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, उसमें ईडी को पावर दिया गया है कि ईडी उसमें सो मोटो स्वविवेक से अपनी जानकारी के आधार पर कार्यवाही कर सकती है। उसके लिए कहीं पर भी किसी दूसरी एजेंसी में एफआईआर करने की या दूसरी एजेंसी से इनपुट प्राप्त करने की या दूसरी एजेंसी में कोई शिकायत दर्ज होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए धारा 16 के अंतर्गत ईडी को ECIR प्रिपेयर करने की अनुमति दी गई है। ईडी प्रिपेयर द ECIR। व्हाट इज ECIR? दैट इज इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
which is prepared by the enforcement director. However, it is not as equal as the first information report registered by the police authority, registered by the police agency. So, but it is very important document which is prepared by the Enforcement Directorate under Section 16 of Prevention of Money Laundering Act. So, what is ECIR? What is the powers given under the 17, 19 and 16 and 50 of the Prevention of Money Laundering Act? ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन पर हम अपनी चर्चा जो है अगली आपसे जब मुलाकात होगी तब करेंगे. तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए. हैव ए नाइस डे. थैंक यू so much for question sharing. Thank you so much.